जनरल लर्न थ्रू करंट अफेयर में तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आने वाले यूपीपीसीएस एग्जाम 2025 के लिए जो कि हेल्ड होने वाला है 12 अक्टूबर को। तो उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं जो एग्जाम में आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले 12 अक्टूबर को। तो उसी से रिलेटेड सीरीज चलाई हुई है। ये इस सीरीज को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी 2 टॉपिक्स पे एमसीक्यूज की सीरीज बना चुका हूँ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट इनॉग्रेशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से। ये तीसरा टॉपिक होगा डिफेंस से रिलेटेड। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ अराउंड 50 प्लस अराउंड 60 टू 65 एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। रिसेंटली आकाश तीर सिस्टम को रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है इंडिया के द्वारा। तो वो क्या है? ये क्वेश्चन ये पूछता है कि आकाश तीर सिस्टम, अगर आपको पूछेगा एग्जामिनर आकाश तीर सिस्टम रिसेंटली डिप्लॉयड बाय इंडिया, व्हाट इज सिग्निफाइज। तो ये क्या है? इंडिया का एक एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है, एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब एयर डिफेंस को कंट्रोल भी करेगा, रिपोर्ट भी करेगा, और एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है इसको। मतलब एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है जो कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग के लिए काम आएगा बाय इंटीग्रेटिंग इट विद एआई। तो इसको डेवलप किसने किया गया है? इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने कोलैबोरेट करके डीआरडीओ और इसरो के साथ कोलैबोरेट करके इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब डीआरडीओ और इसरो, मतलब इसरो के साथ क्यों कोलैबोरेट किया गया? क्योंकि इसको रियल टाइम रिपोर्टिंग करनी है तो सैटेलाइट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसलिए इसरो के साथ इसको कोलैबोरेट करके बनाया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, डीआरडीओ और इसरो। ये क्वेश्चन एक प्रोबेबल ये भी हो सकता है कि जो आकाश तीर सिस्टम है उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करके बनाया है? वो बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड डीआरडीओ एंड इसरो ने एक साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। ये क्या करेगा? ऑफर करेगा ऑटोमेटेड एंड रियल टाइम एयर डिफेंस कंट्रोल एंड इंटीग्रेट करेगा जो कि अक्रॉस द ऑल द मतलब डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सिस्टम। प्रोबेबल टू टाइप्स के क्वेश्चन है ये। एआई इनेबल्ड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है आकाश तीर, और दूसरा इसको किसने डेवलप किया है? कोलैबोरेट करके किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ और इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस MK1 को लेके, जिसको डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए ने साथ में मिलके। तो ये किस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है? ये क्वेश्चन ये पूछता है कि मतलब जो तेजस, एक तो इसने अपने आप ही एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तेजस MK1 जिसको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा और प्लस में कोलैबोरेट करके एडीए के साथ। तो वो किस तरीके का आपका एयरक्राफ्ट है? तो पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है किसने इसको डेवलप किया कोलैबोरेट करके, एचएएल और एडीए ने। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस तरीके का एयरक्राफ्ट है? ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए है ये। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की जो और इसको प्रोबेबल क्वेश्चन की तरह से एक टर्म्स हो सकती हैं। इसमें क्या किया गया है? इसको, इसमें इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स है और उत्तम एसा एसा मतलब एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एंड एरे है। रडार अच्छा है इसका, इंप्रूव है पहले से। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, एडवांस वेपन इंटीग्रेशन। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो इसी तरीके से आता है, किस तरीके का ये एयरक्राफ्ट है और किसने इसको डेवलप किया है। इसी तरीके से यूपीपीसीएस पूछता है और उसी तरीके से पूछेगा। तो 2 पॉइंट, एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और दूसरा ये डेवलप किया गया एचएएल और एडीए के द्वारा। और इसको डेवलप किसने किया है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स। और एडीए का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, ये डीआरडीओ की एक आर्म है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है डिफेंस सर्विस के जो हेड है उनके बारे में भी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सिंपल ऐसा आ सकता है कि इस डिफेंस जो सर्विस है इसका हेड कौन है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, मतलब इसकी जो चार इसमें दिए हुए हैं और चारों सर्विसेज के नाम भी दिए हुए हैं। जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान बिलोंग करते हैं अनिल चौहान ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है ये अभी इंडिया के करंट, अनिल चौहान। उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी किससे बिलोंग करते हैं? उपेंद्र द्विवेदी आर्मी से, आर्मी स्टाफ के चीफ है। और त्रिपाठी जी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये है नवल स्टाफ के चीफ। और एयर चीफ, मतलब यहाँ पे तो मैं आगे ही मेंशन कर दिया, एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स के होंगे, ये अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स के चीफ हैं। अब आपको अब बोलोगे कि नाम तो याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए थोड़ा ट्रिक मैं बता देता हूँ, ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपके लिए। अनिल चौहान आप याद रखिए, मेन अनिल चौहान रखिए, चीफ और सीडीएस है जो अनिल चौहान हमारे। अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स से रिलेटेड, ए से अमरप्रीत सिंह और ए से एयरफोर्स। दूसरा उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी, ऊ से कुछ मतलब लगभग लगभग ए मतलब वोवल से स्टार्ट करेंगे, यू से, और ये उपेंद्र द्विवेदी उसी तरीके से आर्मी का स्टाफ। तो ये आर्मी के हैं, और त्रिपाठी जी बचे हुए नवल के हैं। तो इस तरीके का आइडिया आप दिमाग में रख सकते हैं। थोड़ा एक दो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आप एक न्यूमेरिक्स बना के उसको आइडिया देख सकते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है दोबारा से जो तेजस MK1 फाइटर जेट को लेके है। एक और क्वेश्चन इससे प्रोबेबल हो सकता है कि किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, मतलब जनरेशन का एयरक्राफ्ट मतलब जिसमें जो टेक्नोलॉजी इसके साथ इंटीग्रेट करी गई है वो किस जनरेशन की है, तो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, किस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो इसको बोला जाता है कि ये 4.5 जनरेशन का टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये फिफ्थ जनरेशन का क्यों नहीं है या फोर्थ का ही क्यों है, बीच में क्यों है, उसके उसके लिए मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। देखते हैं 4.5 का आंसर है इसका। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो लैग कर रहा है स्टेल्थ एंड सेंसर फ्यूजन को लैग कर रहा है, जो फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर होने ही चाहिए। स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है और सेंसर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी उसको लैग कर रहा है। बाकी इसके अंदर सारे हैं, एएसआर, रडार, ईवी सूट, बीबीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग, ये सब कुछ हो सकता है। फोर्थ जनरेशन का एक फीचर है, बट इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन कौन सा फीचर नहीं है, स्टेल्थ एंड सेंसर फ्यूजन, तो इसलिए इसको बनाता है 4.5 जनरेशन का। क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि तेजस MK1 किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो है 4.5 जनरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है अग्नि 5 मिसाइल को लेकर, जो कि रिसेंटली अभी डीआरडीओ ने इसका टेस्ट फ्लाइट किया है उड़ीसा के अंदर। तो ये किस, मतलब इसको कैसे डिस्क्राइब किया है, कौन सी ये मिसाइल है। तो ये हो जाती है IRBM, बीएम, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक तरीके, एक तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एक क्वेश्चन तो यही होता है अग्नि जो 5 मिसाइल है वो बैलिस्टिक है या क्रूज है। क्वेश्चन ये इस तरीके से आएगा, वो बैलिस्टिक मिसाइल और किस रेंज की मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM। क्यों, अब रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी रेंज है ना 5 से 5 हजार मीटर, 55 मतलब किलोमीटर तक है, तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट रेंज में क्लासिफाई किया गया है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई करा जाता है, किलोमीटर की रेंज के बेस पे कैसे कैसे उनको टेक्टिकल, स्मॉल, मीडियम, इंटरमीडिएट कैसे किया जाता है। ये टेबल मैंने बना के दी है। टेक्टिकल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना उनकी रेंज अराउंड 300 किलोमीटर तक होती है, और जो शॉर्ट रेंज होती है वो 300 से 1000 तक जाती है। उसके बाद 1000 से 3500 तक बोलेंगे उसको मीडियम रेंज, 3500 तक। उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज में हो जाती है 5500 तक, और वही रेंज में 5 से 5000 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर के अंदर थी अपनी अग्नि अग्नि 5। और इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब जो कॉन्टिनेंट को पूरा कवर कर लेंगे वो कहेंगे 5500 किलोमीटर से ज्यादा वाली। तो कई बार अगर IRB में आपको नहीं दिखेगा ना तो ये 5500 के लगभग लगभग किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो ICBM भी आप आंसर लगा सकते हो, अगर अगर ऑप्शन के अंदर IRBM नहीं दिया है तो। अगर IRBM ऑप्शन है तो IRBM ही लगाना है। नेक्स्ट MCQ हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल वाज यूज्ड बाय इंडिया इन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने इनमें से कौन कौन सी मिसाइल यूज की थी। तो इंडिया ने चारों तरीके की मिसाइल यूज की थी भाई। अब चारों तरह, स्कैल्प भी किया था, ब्रह्मोस भी किया था, हैमर भी किया था, क्रिस्टल मेज भी किया था। अब इससे रिलेटेड हम पूछ लेते हैं कि स्कैल्प किसने बनाया है, ये क्या है, ब्रह्मोस क्या है, हैमर क्या है, क्रिस्टल मेज क्या है। इस रिलेटेड हम देख लेते हैं अब, ठीक है। स्कैल्प क्या है, इसकी एक क्रूज मिसाइल है, 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और जो हैमर है ना वो एक बॉम्ब है, प्रिसीजन बॉम्ब है, मतलब बॉम्ब आप बोल लो, प्रिसीजन छोड़ो, मतलब प्रिसीजन मतलब प्रिसाइसली अटैक करेगा। वो हैमर क्या है, एक बॉम्ब है, और स्कैल्प क्या है, एक क्रूज मिसाइल है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो, जिसका मतलब एक अदर नेम भी बोला जा सकता है, स्कैल्प को स्टॉर्म शैडो से नाम से भी जाना जाता है। और इसको बनाया किसने, फ्रांस और यूके ने कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। ये लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल है। जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वही एग्जाम में एक तरीके से आपको आएगा। और उससे अलग मतलब ये तरीका है, ये मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस और आने वाले पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हो उनके बेसिस पे मैं इस तरीके के क्वेश्चन जनरेट किया हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। स्कैल्प का मतलब अदर नेम स्टॉर्म शैडो नाम से जाना जाता है, फ्रांस और यूके ने कोलैबोरेट करके बनाया, एक क्रूज मिसाइल है। हैमर क्या है, एक बॉम्ब है। और हैमर को किसने बनाया, ये स्टॉर्म शैडो स्कैल्प, इसका मैंने एक इमेज डाला है यहाँ पे। और ये हैमर क्या है, इसको AASM बोला जाता है, क्योंकि ये एयर टू ग्राउंड आर्मामेंट है एक तरीके से, ठीक है। डबल ए का फुल फॉर्म है यहाँ पे आर्मामेंट एंड एयर। ये एयर से ग्राउंड पे अटैक होने वाला एक बॉम्ब है। हैमर नाम से इसको जाना जाता है, इसने फ्रांस ने इसको बनाया है, ये फ्रांस का है, ठीक है। इससे पहले वाला क्या था, ये स्टॉर्म शैडो स्कैल्प, ये फ्रांस और यूके कोलैबोरेट करके बनाया था। हैमर एक बॉम्ब है जिसको फ्रांस ने बनाया। नेक्स्ट ब्रह्मोस, ब्रह्मोस को रसिया और यूके सॉरी रसिया और इंडिया ने कोलैबोरेट करके बनाया है, ठीक है। क्रिस्टल मेज नेक्स्ट, ये इजरायली ओरिजिन का लोइटरिंग मिसाइल्स है, ठीक है। लोइटरिंग मिसाइल मतलब क्या होते हैं, जिनको लोइटरिंग म्यूनिशंस क्या होते हैं, जिनको हम ये अपने UAVs होते हैं ना, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल, ड्रोन्स वगैरह, वहां से उनको लॉन्च करते हैं। तो ये क्रिस्टल मेज क्या है, इजरायली एक ओरिजिन लोइटरिंग मिसाइल है, ठीक है। इंडिया ब्रह्मोस तो आपको पता है इंडिया रसिया। इसके अलावा क्रिस्टल मेज इजरायली ओरिजिन का है, और ये हैमर फ्रेंच ओरिजिन का है, और इसके अलावा स्कैल्प ये फ्रांस और यूके के कोलैबोरेशन से बना है। ये इस तरीके से आप याद रखोगे तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। और स्कैल्प किस तरीके का क्रूज मिसाइल है।
ये ड्रोन्स कामिकाजे ड्रोन ये भी इजराइल बेस्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है जो अस्त्रा मिसाइल है ना, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, तो इसका इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। ये अस्त्रा मिसाइल किस पे माउंटेड है, किस पे माउंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक और तरीके से क्वेश्चन को मैं पूछ सकता था यहाँ पे, ये किस तरीके का मिसाइल है, ग्राउंड टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, या एयर टू एयर, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता था। वो भी मैं इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करूंगा। अस्त्रा मिसाइल है, फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करा जाता है इसको, ठीक है। डीआरडीओ ने इस पर डेवलप किया, ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा यहां से है कि अस्त्रा जो मिसाइल है इंडिया का, डीओडी ने जिसको डेवलप किया है, वो किस तरीके का मिसाइल है, वो एयर टू एयर मिसाइल है जिसको इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है, ठीक है। एयर टू एयर, ये फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट होता है। एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा, ट्रिपल ए, एक तरीके से याद रखो, अस्त्रा एयर टू एयर, खत्म, कन्वर्ट हो गया। और ये किस तरह, एक और एक इससे रिलेटेड है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसको इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट है। ये इस तरीके से का इमेज है, इस पे ये अस्तर मतलब ये बो टाइप इमेजेस बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आकाश मिसाइल को लेके भाई। आकाश मिसाइल तो जिसको डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है, वो किस तरीके का मिसाइल है, वो मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ये सरफेस से लॉन्च किया जाएगा आकाश मिसाइल। जैसे जैसे अभी ये लास्ट था अस्त्रा, इसको एयर टू एयर लॉन्च किया जा रहा था, एयर मतलब एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट होते हैं एयर में उड़ने वाले दूसरे ड्रोन एयरक्राफ्ट उनको मार गिराने के लिए काम होते हैं, एयर टू एयर। इस तरीके से आकाश क्या है, सरफेस टू एयर, ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट से इसको मतलब फायर किया जाएगा, और एयर में जो उड़ने वाले एयरक्राफ्ट ड्रोन उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। और ये इसकी रेंज क्या है, मीडियम रेंज है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, आकाश। और सुपरसोनिक एयर डिफेंस मिसाइल है ये। एक और इसमें टर्म इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये सुपरसोनिक है, ठीक है। मेन मेन चांसेस ज्यादा इस क्वेश्चन के आने के हैं। आकाश मिसाइल कैसा मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडिया से रिसेंटली राफेल फाइटर जेट, मतलब जो इंडिया ने रिसेंटली राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए कितने का ऑर्डर स्टेब्लिश किया और किस कंट्री के साथ ये ऑर्डर दिया है। तो राफेल जेट जो इंडिया खरीदता है ना, वो फ्रांस से खरीदता है। 36 लैंड बेस पहले खरीदे थे, और 26 का ऑर्डर अभी रिसेंटली नवल वेरिएंट्स के लिए दिया है, ठीक है। राफेल जेट जो इंडिया फाइटर जेट खरीदता है, वो खरीदता है फ्रांस से। 36 का ऑर्डर 2016 के अंदर दिया गया था, और 2025 में 26 नवल वेरिएंट के लिए ऑर्डर इंडिया ने दोबारा दिया, ठीक है। फ्रांस से 36 जो 2016 में थे, और 2025 में 26 नवल वेरिएंट्स के लिए। इस तरीके का कुछ ये एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, फाइटर जेट राफेल। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ना इंडिया का, 2 टियर स्ट्रक्चर है जिसका सिस्टम है, तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। देखो, एक तो ये पैड आता है, पृथ्वी एयर डिफेंस, और एक आता है अपना एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस क्या करता है, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर। ये 2 टियर जो है पैड और एड का, मतलब पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस। जो पृथ्वी एयर डिफेंस है वो एक्जो एटमोसफेयर, मतलब एटमोसफेयर के बाहर जाके इंटरसेप्ट करने का काम आता है और न्यूट्रलाइज करेगा उनको। और जो एडवांस एयर डिफेंस है, ये एंडो एटमोसफेयर, मतलब विद इन द एटमोसफेयर न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब इसकी रेंज, इसकी जो एल्टीट्यूड पर जाकर न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। और एक का दूसरा नेम का पे भी क्वेश्चन बन सकता है, जो पृथ्वी एयर डिफेंस है ना, वो उसका दूसरा नाम है प्रद्युमन, ठीक है। प्रद्युमन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, उसका दूसरा नाम है अश्विन। वो ए से शुरू होता है, तो इसलिए इजी रहेगा याद करने में। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अश्विन, एंडो एटमोस्फेरिक है ये। और जो पृथ्वी एयर डिफेंस है प्रद्युमन, वो पी से शुरू होता है। तो देखो, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया, पी से शुरू होता है तो इसलिए प्रद्युमन हो गया, ये ए से शुरू होता है अश्विन हो गया। तो इजीली आप याद रखो, मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आता है। और जो पैड था, और जो पृथ्वी एयर डिफेंस था, वो एक्जो एटमोस्फेरिक था, ये एंडो एटमोस्फेरिक था। और जो तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ था, वो इसका पार्ट नहीं है, बट वो उसका फुल फॉर्म हम जान सकते हैं कि वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। मतलब नाग के जो टैंक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो हैवी आर्मर टैंक होते हैं उनको मार गिराने के लिए इसका यूज किया जाता है। और नाग के भी कई तरीके होते हैं, हेलिना होता है, एयर मतलब हेलीकॉप्टर से लॉन्च करो, उस तरीके से काफी टाइप होते हैं, लैंड बेस से भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है ऑपरेशन ऑपरेशन राइजिंग लाइन, किस कंट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है जी। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो इजराइल ने लॉन्च किया था, जो जिसने टारगेट किया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को, और जो उनके एयर बेसिस थे उन सबको लॉन्च मतलब टारगेट किया था। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल, टारगेटिंग ईरान स्ट्रेटेजिक एंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी के रिलेटेड में, जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन को काउंटर काउंटर करने के लिए ईरान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो ये किसने किया था, ईरान ने।
तो ईरान की जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसने किसका यूज किया था? ड्रोन, स्वाम्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, काफी कुछ टारगेट किया था इसराइल के मिलिट्री बेस, एनर्जी फैसिलिटी, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और दोनों ऑपरेशन याद होनी चाहिए, किस कंट्री से रिलेटेड है? राइजिंग लाइन इसराइल से, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान से। नेक्स्ट MCQ हो जाता है रुद्रास्त्रा को लेके। ये रुद्रास्त्रा है जो न्यूज में है, जिसको आप पोखरण में टेस्ट किया है, ये किस तरीके का, मतलब क्या है ये एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल है, UAV है, मतलब एक तरीके से ड्रोन टाइप है। मतलब ये अनमैन्ड, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं होगा, और ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टाइप का हाइब्रिड कॉम्बैट UAV है। और दूसरा, ये मतलब काफी लॉन्ग टाइम तक एयर में रुक सकता है और सर्वेलेंस के लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो रुद्र अस्त्रा इसका नाम है। मतलब लॉन्ग रेंज लोइटरिंग है इसकी, 170 किलोमीटर तक स्ट्राइक भी कर सकता है, मतलब अनमैन्ड है। और दूसरा, ये सेफली रिटर्न कर सकता है। मतलब एक एक इसका एक अच्छा फीचर नोट डाउन करने के लिए है कि लॉन्ग रेंज से किसी भी साइड को टारगेट कर सकता है और इजीली सेफ रिटर्न कर सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग टाइप अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल, रुद्रास्त्र। नेक्स्ट MCQ हो जाता है एक एक्सरसाइज को लेके, बायलेटरल एक्सरसाइज है, नोमैडिक एलिफेंट, जो इंडिया के साथ कंडक्ट करता है। कौन से कंट्री कंडक्ट करता है? ये करता है मंगोलिया। इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती है ना, बस उसमें आपको इतना पता हो कि किस कंट्री और किस कंट्री के बीच में होती है, बस। उससे ज्यादा कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें। इसमें बस UPPC पूछता है कि ये एक्सरसाइज किस कंट्रियों के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, और कई बार ज्यादा डेप्थ में जाता है तो कई बार गलती से लोकेशन पूछ लेता है कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है मंगोलिया के साथ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है इसको, एक्सरसाइज को। ये काउंटर टेररिज्म में पीस के ड्रिल टाइप फोकस किया जाता है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट MCक्यू जाता है ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? ब्रह्मोस की जो एरोस्पेस है ना, उनको इंटीग्रेट करने के लिए, टेस्टिंग करने की फैसिलिटी है, लखनऊ के अंदर लोकेटेड है। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना है इसमें। इंडिया ने जो S-400 ट्रम्प लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम है, किस कंट्री से परचेज किया है? S-400 इंडिया ने जो US ने सैंक्शन भी लगाए थे इंडिया के अगेंस्ट इसके लिए, तो ये इंडिया ने रसिया पे से मतलब परचेज किया है। और इसको पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट, मतलब जो अपना प्रिपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने रसिया से परचेज कर लिया है। ये इसके फीचर्स को जान लेते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। एक पॉइंट नोट डाउन करने का ये है, इसकी रेंज S-400 के अंदर 400 क्या है? 400 उसकी टारगेट को एंगेज करने की कैपेसिटी है, जो उसकी रेंज है वो 400 है। एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक जा सकता है, बट इसको याद रखने का तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज क्या हो सकती है, किसी जो रेंज रेंज पूछ सकता है, किस तरीके का मिसाइल है, और दूसरा किस कंट्री से इसको परचेज किया गया। फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया का खुद ने डिजाइन किया है और बिल्ट किया है, वो है INS विक्रांत। ठीक है, और IAC-1 बोलते हैं इसको। दूसरा, इसके अलावा एक और इंडिया में मतलब अभी भी एक्टिव है, INS विक्रमादित्य, जिसको इंडिया ने रसिया से रिफब्रिश करके लिया था। ठीक है। INS विक्रांत इंडिया का इंडिजीनियस है, जिसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट किया है, और INS विक्रांत इंडिया ने रसियन बिल्ड रसिया से लिया था, उसको रिफब्रिश करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट MCQ हो जाता है प्रोजेक्ट वर्षा। प्रोजेक्ट वर्षा जो कंपेयर किया जा रहा है चाइना के हेनन सबमरीन बेस से, मतलब सबमरीन के लिए एक बेस बनाया जा रहा है। तो इसका, तो इंडिया का प्रोजेक्ट वर्षा क्या है? तो इंडिया भी मतलब उसे कंपेयर किया जाता है, एक तरीके से बेस ही होगा सबमरीन का। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अंडरग्राउंड बेस इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन के लिए डेवलप किया जा रहा है प्रोजेक्ट वर्षा के अंदर। तो इससे रिलेटेड कुछ हम मतलब लोकेशन वगैरह से डिस्कस कर लेते हैं। ये विशाखापट्टनम के नजदीक बनाया जा रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर सबमरीन को अंडरग्राउंड बेस के अंदर स्ट्रेटेजिकली सेफ गार्ड किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर, प्रोजेक्ट वर्षा के अंदर। और यही दोबारा से इस अरिहंत क्लास की, जो अरिहंत और अरिघाट SSBN है जो अपनी इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन, उन्हीं से रिलेटेड सेफ गार्ड करने के लिए ये डेडिकेटेड है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लेकर। ठीक है। विशाखापट्टनम के बनाया जा रहा है, ये क्लोजन टू ईस्टर्न नावल कमांड के क्लोज है आंध्र प्रदेश के अंदर। और इस तरीके का कुछ इमेज है, जो ये अंडरग्राउंड बेस है जहाँ पे सेफ गार्ड किया जाएगा, वो इस तरीके का दिखाई देता है प्रोजेक्ट वर्षा के अंदर। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब डेवलप्ड एंड टेस्टेड बाय DRDO, ऑफिशियली नोन बाय विच नेम? इस ग्लाइड बॉम्ब का नाम क्या है जिसको DRDO ने टेस्ट किया है? ग्लाइड बॉम्ब है ये, तो उसका नाम है भाई गौरव। अब ग्लाइड बॉम्ब क्या है, इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, ग्लाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है।
और इसका एक और शॉर्टर रेंज का एक वर्जन है जिसको गौथम बोलते हैं, गौथम। ठीक है, ग्लाइड कैपेबिलिटी अराउंड 1000 किलोमीटर। और इसका शॉर्टर रेंज का वर्जन जिसकी मतलब 100 किलोमीटर से शॉर्ट रेंज है, उसको बोलते हैं गौथम। ठीक है, ग्लाइड बॉम्ब है ये, डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। गौतम एंड गौरव, गौरव इज लाइक 100 किलोमीटर रेंज एंड गौतम इज शॉर्टर रेंज। तो भाई ग्लाइड बॉम्ब के बारे में कुछ पॉइंट जैसे कि मैं बोला था डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लाइड बॉम्ब क्या कर सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टली काफी सारा, मतलब जैसे नॉर्मल बम क्या होते हैं वो वर्टिकली जैसे फॉल होते हैं बाय ग्रेविटी, और सीधा स्ट्राइक करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो भी हमारा टारगेट होता है। पर ग्लाइड बम क्या कर सकते हैं कि नहीं, काफी ज्यादा डिस्टेंस तक हॉरिजॉन्टली भी जा सकते हैं बिफोर हिटिंग द टारगेट। मतलब पहले जैसे कुछ हॉरिजॉन्टली ग्लाइड करेगा, फिर वर्टिकली ड्रॉप होके टारगेट को हिट करेगा। तो ये कि अदर इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिसको आईएनएस ये सॉरी गौरव नाम से जाना जाएगा और गौतम नाम से जाना जाएगा। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर और गौतम की एक शॉर्टर रेंज, उससे कम रेंज का है। तो ग्लाइड करने की कैपेबिलिटी का मतलब, ग्लाइड बम क्या होते हैं कि ये डायरेक्टली वर्टिकली हिट नहीं होते, ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकते हैं बिफोर हिटिंग द टारगेट। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट है ना, किसी लोकेशन को जैसे टारगेट करना है तो वहां पे जाके ऊपर से बम गिराना पड़ता था। नॉर्मल बम तो वर्टिकली जाएगा वो, तो भाई वो तो उसके लिए तो वर्टिकली ऊपर आना पड़ेगा एयरक्राफ्ट को। बट इसमें क्या होता है, दूर से ही लॉन्च करके, क्योंकि ये जो बॉम्ब है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा, फिर उसके बाद वर्टिकली ड्रॉप हो जाएगा बाय ग्रेविटी। तो इसमें क्या होगा कि सेफ डिस्टेंस से एयरक्राफ्ट उसको लॉन्च कर सकता है, ताकि हमारा एयरक्राफ्ट भी सेफ रहे। तो इसका ये एक फीचर है अच्छा। ठीक है, तो बाकी तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, जीपीएस भी इसमें लिंक है, लेजर सैटेलाइट गाइडेंस वगैरह इसके इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, और इसका एक फायदा होता है, जैसे क्रूज मिसाइल होती है ना, उनसे इनको कंपेयर किया जा रहा है। उन मतलब ये क्रूज मिसाइल की सारी मतलब जो कैपेसिटी है उसको दे देंगे, और उससे चीपर साबित होंगे, तो इसलिए इनको हेल्पफुल रहेंगे। और इनके अंदर कोई प्रोपल्जन भी नहीं होता है, तो रडार से उनको डिटेक्ट करना भी काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इंडिया का जो गरुड़ा, सॉरी गौथमा एंड गौरव है, दो डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है हमारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड ग्लाइड व्हीकल। वही उसी से रिलेटेड उसकी रेंज पूछ ले रहा है, अभी जो गौरव हमने डिस्कस किया था 100 किलोमीटर उसकी रेंज है। पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट, मतलब जैसे जो हैवी आर्मर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये टैंक वगैरह, उन सब में पेनिट्रेट करने के भी काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है I2U2, मतलब ये एक ग्रुपिंग है, इसमें से इनमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं है पूछ रहा है। तो भाई देख, सऊदी अरबिया उसका मेंबर नहीं है। अब ये I2 ग्रुप U2 को वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है इसको। तो इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। मैप में हम देख लेते हैं थोड़ा इसको, निकनेम में बताया वेस्ट एशियन क्वाड। और मैप में हम देखेंगे तो यूएसए, यहाँ पे इजराइल, यूएई, इंडिया, ये I2U2 इन सबको मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है जो एक्सरसाइज संपत्ति है ना, किस कंट्री के साथ इंडिया इसको कंडक्ट कराता है। तो ये एक्सरसाइज होती है बांग्लादेश के साथ। बस इसमें ये इतना आपको पता हो, बस उससे ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्यादा ये देख लो थोड़ा आइडिया लगाने के लिए, मेघालय में कंडक्ट करा जाएगा। तो ये कहाँ पे होती है बस ये पता होना चाहिए। ये संप्रति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज ये किस कंट्री के साथ होती है, जिसका मतलब है मित्र शक्ति मतलब पावर ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये होती है श्रीलंका के साथ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो बस इसमें भी इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है एक्सरसाइज साड़ा तंसीक, जिसका मतलब है एवर लास्टिंग कोऑर्डिनेशन। ये किस कंट्री के साथ कंडक्ट कराई जाती है, ये कराई जाती है भाई सऊदी अरबिया के साथ कंडक्ट कराई गई है। साड़ा तंसीक ये पहली आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज जो इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में कराई गई है, साड़ा तंसीक सऊदी अरबिया के साथ। नेमिंग आपको याद रखनी है बस कि ये किस कंट्री के साथ कराई है, उतने से ही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डीप में जाएगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एग्जामिनर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए सॉल्व करने में। तो जनरली क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, किस कंट्री के साथ कराई गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, ये किस कंट्री के साथ कराई जाती है। तो ये क्या है कि मतलब एक तरीके से एक रेड फ्लैग स्टाइल मल्टीनेशनल, ये मतलब इसमें काफी सारे नेशंस क्लब्ड होके एक्सरसाइज करते हैं। ये यूएई एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। अल दफरा एयरबेस पे इसको कंडक्ट कराया गया है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यूएई के अंदर होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दस्तलिक मीनिंग फ्रेंडशिप। तो ये किस कंट्री के साथ इंडिया की होती है, ये होती है भाई अपना उज्बेकिस्तान के साथ। मैप में देख लेना, ये सेंट्रल एशिया का एक पार्ट है। उज्बेकिस्तान सेंटर में पड़ता है, ये 5 कंट्री है उनके बीच में एक पड़ता है। तस्लिक मीनिंग फ्रेंडशिप उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। ये किस किस कंट्री के बीच में होती है? ये डेजर्ट नाइट ना एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया होगा, यूएई होगा। अभी जैसे डेजर्ट वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने, ये डेजर्ट फ्लैग, तो यहाँ पे भी डेजर्ट वाले एक्सरसाइज में, डेजर्ट नाइट में इंडिया और यूएई तो है ही, यहाँ पे फ्रांस भी आ गया है, ठीक है। तो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये, अरबियन ओशियन में इसको कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो पिनाका डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, वो क्या है? वो है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसको पेनाका नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप कर लिया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अब उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी उससे रिलेटेड करते हैं, ये कि ये रैपिड बॉम्बारमेंट के लिए, जैसे कि किसी कंट्री पे काफी सारे ड्रोन से अटैक हो गया, तो उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोई एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स आते जा रहे हैं एक साथ, नंबर ऑफ उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको डेवलप किया गया डीआरडीओ के साथ द्वारा। जो क्या होगा, मल्टी मल्टी बैरल, मतलब एक साथ काफी बैरल होंगे और उन सारे बैरल में अलग अलग मल्टीपल लॉन्चर होंगे। तो मतलब काफी सारे मिसाइल को एक साथ लॉन्च करने में हेल्पफुल रहेगा। और कितना लॉन्च किया जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसके अंदर 12 रॉकेट होते हैं, हर लॉन्चर के अंदर 6 लॉन्चर होते हैं एक उसके अंदर, और 72 रॉकेट्स को 44 सेकेंड में लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके का ये दिखा देता है पिनाका। ये तीन, छह यहाँ पे, छह यहाँ पे, 12 हो गए, ठीक है। 12 रॉकेट, हर रॉकेट के अंदर मतलब 6 लॉन्चर होते हैं, एक 12 रॉकेट होते हैं। तो इस तरीके से 72 रॉकेट जिनको 44 सेकेंड में लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है स्क्रैमजेट, सुपर सोनिक कंबस्शन रैमजेट इंजन को लेके। तो वो किस स्पीड पे एफिशिएंटली वर्क करता है? जो स्क्रैमजेट इंजन होते हैं ना, ये जनरली ना मैक, जो हाइपरसोनिक स्पीड होती है ना 5 से ऊपर, उस पे ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं। और पर उस 15 के ऊपर ये भी थोड़ा इनकी एफिशिएंसी घट जाती है, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें जानना है। रैम जेट किस में काम करते हैं? ये सुपरसोनिक में, मतलब जैसे अराउंड 2 to 4, मतलब 1 से 5 के बीच में सुपरसोनिक होता है, तो ये 2 to 4 में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। और स्क्रैम जेट सुपरसोनिक में, ओ सॉरी, हाइपरसोनिक में 5 से ऊपर। और 15 से ऊपर जब जाता है ना, तो हीट इतना होने लग जाता है ना कि मेटेरियली उसके साथ कंपेटेबिलिटी खत्म हो जाती है। और स्क्रैम जेट वगैरह और रैम जेट में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, स्क्रैम जेट में सुपरसोनिक कंबस्शन होगा, जो एयर फ्लो होगा ना सुपरसोनिकली, उसको एयर फ्लो को कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल फ्यूल के साथ जलाया जाएगा। और रैम जेट में क्या होता है कि सुपरसोनिक जो एयर का फ्लो होगा, पहले उसको सबसोनिक तक लिया जाएगा, फिर कंबस्शन कराया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है टाइगर ट्रम्प, एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है। ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? टाइगर ट्रम्प ये होती है यूनाइटेड स्टेट के साथ, इंडिया इसको कंडक्ट कराया जाता है। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए के बीच में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट करती हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन मतलब असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में इसमें मेनली फोकस किया जाता है। टाइगर ट्रम्प यूएसए के द्वारा साथ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज इंडिया की। इस साल इसको 2 फेजेस में कराया गया था, विशाखापट्टनम में हार्बर फेज, फिर सी फेज कोस्ट ऑफ काकीनाडा में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि किस कंट्री के साथ ये होती है और किस तरीके की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इनियोकोस 25 इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी करी है जिसमें। तो वो बेस्ट डेस्क का, मतलब किस तरीके से बेस्ट डेस्क का, ये क्या होती है इनियोकोस 25, ये मतलब 25 क्या सिग्निफाई कर रहा है? 2025 इनियोकोस, ये मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जिसको हेलेनिक एयरफोर्स इजिप्ट कंडक्ट कराता है। इसका दूसरा नाम भी है एक, ये बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बाइनियल इसको कंडक्ट कराया जाता है ग्रीस के द्वारा। और इसका दूसरा नाम है इनविटेशन एक्सरसाइज। टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, मतलब जो इंडिया का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एक प्रोबेबल हो सकता है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है 2024-25 में? तो वो वैल्यू है भाई 23,600 भाई, मतलब एक इंपोर्टर की जगह इंडिया जा रहा है, बनने जा रहा है कि एक्सपोर्टर कंट्री इन डिफेंस फील्ड। तो ये क्वेश्चन की महत्वता वहीं से बढ़ जाती है। तो ये डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा। यूपीपीसीएस इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है, डेटा से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड भी पूछ लेगा। और कोई बड़ी डील हुई है जिसमें इंडिया मतलब एक तरीके से अलग से दिखाई दे रहा है, जो इंडिया में आज तक नहीं हुआ था, अब हो रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड बनते ही बनते हैं। तो ये डेटा 23,622 करोड़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एक हिस्टोरिक हाई, मतलब एक तरीके से माइलस्टोन इंडिया ने लिया है, जो जिसमें 34 गुना हो गया है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 13-14 के बाद, उससे 34 गुना हो गया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट। और इसमें स्ट्रॉन्ग इसका मतलब जो ग्रोथ दिखा रहा है बिकॉज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन। ये जयर अल बहर मींस जिसका है फ्रेंडशिप ऑफ सी, एक नवल एक्सरसाइज है। इंडिया किस कंट्री के साथ इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है? ये करता है कतर के साथ, जयर अल बहर
फ्रेंडशिप ऑफ सी, ठीक है, कतर के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यू, सृजन पोर्टल जो इंडिया का है, जिसको प्रमोट करना इंडियनाइजेशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जिसका मेन पर्पज है, किस मिनिस्ट्री के अंदर? अब डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को इंडियनाइजेशन के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो जनरल डिफेंस मतलब जनरली ये डिफेंस के अंदर ही आएगा ना, ये डिफेंस को इंडियनाइजेशन पर फोकस कर रहा है, तो उसी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा सृजन पोर्टल। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस से रिलेटेड। तो इसमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जापान उसका मेंबर नहीं है। फाइव आई से रिलेटेड हम देख लेते हैं, थोड़ा मैप देख लेते हैं। देखो ये कंट्री ना, जापान इसमें नहीं है, क्योंकि फाइव आई की पांच कंट्री जो है मेन, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैं आपको दिखा दूंगा जिससे इजीली आप याद रख सको। बट ये जो दूसरी कंट्री है ना, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप की हुई है, बट उसका पार्ट नहीं है ये, ठीक है। ये जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ये चार कंट्री हैं, ये इंटेलिजेंस शेयर करती है उनके साथ, पार्टनरशिप की हुई है, बट पार्ट नहीं है इस फाइव आई अलायंस का। पार्ट कौन कौन से? इधर से यूएस और कनाडा, इधर से यूके, इधर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब देख सकते हैं, एक तीन इधर की तरफ, मतलब दो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर, एक यूरोप के अंदर, और दो ये साउथ, मतलब साउथ ईस्ट रीजन में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है अपना कि डिफेंस सिस्टम के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। एक जेवलिन नाम से दिया हुआ है, ये क्या है? ये सही है या गलत है? ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। हाँ जी, ये सही है, जेवलिन एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। स्ट्राइकर, ये व्हील्ड आर्मर्ड, मतलब एक तरीके से वो टैंक होता है ना, वो है, फाइटिंग व्हीकल है ये भी सही है, स्ट्राइकर। गांडीवा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखो ये गलत है, क्योंकि गांडीवा सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है। तो थोड़ा इसके बारे में हम इन डेप्थ देख लेते हैं। जेवलिन क्या है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये जेवलिन है। ये मतलब मैन ऑपरेटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और स्ट्राइकर क्या है, स्ट्राइकर भी देख लेते हैं। स्ट्राइकर इस तरीके से एक मतलब जो गांडेवा जो नहीं थी ना सरफेस टू एयर मिसाइल, उस गांडेवा क्या थी, एयर टू एयर मिसाइल है। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल गांडेवा, यहाँ पे दिया हुआ था सरफेस टू एयर, वो है नहीं। और ये दूसरा स्ट्राइकर है, जो ये एक तरीके से मतलब टैंक है। गांडेवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये क्या है? अस्त्रा MK3 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये इसका दूसरा नाम है, इसको गांडेवा बोलते हैं। मतलब जो अस्त्रा MK3 है ना, उसका दूसरा नाम गांडेवा है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एयर टू एयर लॉन्च मिसाइल है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर, इसका एक अदर नेम है गांडेवा। अस्त्रा MK3 डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। इस तरीके का ये दिखाई देता है, अस्त्रा एयर लॉन्चर यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट MCQ हो जाता है, बायलेटरल एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं, वो किस किस के बीच में होती हैं? वो मतलब तीन से चार, मतलब काफी एक्सरसाइज होती हैं, पर यहाँ तीन एक्सरसाइज दी हुई हैं, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किसके साथ होती है। देखो ये जो एक्सरसाइज शक्ति होती है ना, इंडिया और एयरफोर्स के, वो भी होती है आर्मी के साथ, ठीक है। और गरुड़ा, मतलब गरुड़, गरुड़ टाइप हवा में उड़ेगा, तो मतलब एयरफोर्स के साथ। और वरुणा पानी वगैरह से रिलेटेड है, ये नेवी के साथ। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, CBA इसका आंसर होगा, इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट MCQ हो जाता है, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, एशिया नाम से जिसको बोला है, इंडिया और यूएस के बीच में लॉन्च किया गया है। इसका प्राइमरी एम क्या है? प्राइमरी एम है को प्रोड्यूस करना ऑटोनोमस मैरीटाइम एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक जो अपना रीजन है ना, उसकी सिक्योरिटी को लेके को प्रोड्यूस करेंगे ऑटोनोमस मैरीटाइम एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम, मतलब ड्रोन को काउंटर करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना है इनका। एक उसी के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इसको बोला जाता है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, इंडिया एंड यूएस के द्वारा, ठीक है। और इसमें इंडस्ट्रीज ने कुछ कोलैबोरेट किया है, अंदरुल महिंद्रा, उनके बारे में भी एक पॉइंट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है, एल्थी हैरिस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के साथ से। तो रीजनल सिक्योरिटी को लेके कोलैबोरेट किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, मतलब जैसे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो कुछ सबमरीन कहीं पे अटैक करने जा रही है, तो उस सब से उन सबको ट्रैक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। पायरेसी को रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। तो उनका एक मेन पर्पज है इसका। इसके अंदर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टाइप एक फोकस एरिया है इसका। नेक्स्ट MCQ हो जाता है इंडिया और सिंगापुर को लेके, पायलट एक्सरसाइज कुछ होती हैं, तो उनसे रिलेटेड एक फिर से मैच द फॉलोइंग है, मतलब किस तरीके, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा, क्या पूछ रहा है, सिंगापुर के साथ कौन सी कंडक्ट नहीं कराई जाती है। तो ये तीनों एक्सरसाइज सिंगापुर के साथ कंडक्ट कराई जाती है, इंडिया सिंगापुर की। अग्नि वार्मर को आर्मी के साथ कंडक्ट कराया जाता है, सिम्बैक्स को नवल फोर्सेस का कंडक्ट कराया था, और बोल्ड कुरुक्षेत्र को आर्मी टू आर्मी। तो तीन एक्सरसाइज ये भी याद आपको रहना चाहिए, अग्नि वॉरियर, सिम्बैक्स एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र विद सिंगापुर।
नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है ये अग्नि वॉरियर को लेके ही, तो ये इसका आंसर तो आपको पता है मैंने अभी, सिंगापुर। इंडोनेशिया के साथ कुछ एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, उनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं आप क्वेश्चन। ये गरुड़ा शक्ति, ये आर्मीज के साथ होती है, सही है पॉइंट एकदम। और समुद्र शक्ति नेवीज के साथ होती है। तो शक्ति है गरुड़ा शक्ति आर्मी के साथ, समुद्र शक्ति नेवी के साथ, इंडिया और इंडोनेशिया। जो 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म इंडियन आर्मी ने डेजिग्नेट किया है, तो इसका एम्फेसिस मेनली इस पे किस पे डाला जाता है, ये क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो इसमें एम्फेसिस डाला जा रहा है कि इंडिजिनियस मॉडर्नाइजेशन, मतलब इंडिजिनियसली हम मॉडर्नाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, और ज्वाइंटनेस, मतलब जो आर्म फोर्सेज है हमारी तीनों, और जो भी मतलब आर्मी नेवल एयरफोर्स कोस्टल फोर्स, सबको एक तरीके से ज्वाइंटनेस सर्विस के बेस में ज्यादा बढ़ाना, वो इसका मेन फोकस है, ठीक है। और एआई वगैरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना, थिएटराइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इन सब का एक मेन पर्पज है, ठीक है। जैसे इंडियनाइज से मतलब संजय सर्वेलेंस सिस्टम बनाया, भार्गव अस्त्रा है अपना, नाग MK2 है, ये सब इनको इंडक्ट करना। तो 2025 जैसे ईयर ऑफ रिफॉर्म इनके द्वारा, आर्मी के द्वारा इसको मतलब डिक्लेयर किया गया था। तो थिएटराइजेशन में क्या होगा कि जॉइंटनेस, इंटीग्रेटेड कमांड प्रिपेयर करना, तीनों मतलब आर्म फोर्सेस को लेके, ठीक है। दूसरा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर पे ध्यान देना, जैसे लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट, HR, कैडर मैनेजमेंट वगैरह पे, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, डिजिटल और AI को इंटीग्रेशन, इनका मेन पर्पज है जो 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म का। संजय सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो संजय क्या है कि बैटल फील्ड सर्वेलेंस सेंसर इंटीग्रेशन है, जिसको इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है, ठीक है। किसने किया, इंडियन आर्मी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ मिलकर इसको इंटीग्रेट किया गया है। ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा ग्राउंड एंड एरियल सेंसर, ग्राउंड बेस्ड सेंसर को इंटीग्रेट करके एरिया के साथ, मतलब हवा वाले और ग्राउंड वाले सेंसर से डेटा देगा, जिसको कॉमन सर्विलेंस पिक्चर्स की तरह बैटलफील्ड में अवेयरनेस में यूज किया जा सकता है। संजय फुल का नाम है, सर्विलेंस के लिए इसको यूज किया जाएगा। और डेवलप किसने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने आर्मी के साथ मिलकर, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है इंडियन नेवी शिप्स विद देयर रेस्पेक्टिव क्लास, मतलब कुछ शिप्स हैं जो इनको इंडिया में इंडक्ट किया गया था रिसेंटली, तो वो किस क्लास से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड एक मैच द फॉलोइंग है। वन लाइनर भी क्वेश्चन बन सकता है इन सबसे, बट मैंने मैच द फॉलोइंग में दे लिया है, उसी से मैं आपको अच्छे से इसको डिस्कस कर दूंगा, तो आपको याद रख सकते हो। तो जो INS नीलगिरी है ना, इसको किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है, INS नीलगिरी को बनाया गया है प्रोजेक्ट 17A। और वो क्या है, नीलगिरी क्लास मतलब एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये एक फ्रिगेट है। मेन चीज क्या रखना, नीलगिरी है जो वो फ्रिगेट है, नीलगिरी क्लास के अंदर प्रोजेक्ट 17A। दो पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं, INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया गया है, नीलगिरी क्लास का एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। INS सूरत क्या है, INS सूरत को बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट 15B के अंदर, और वो विशाखापट्टनम क्लास का है, मतलब विशाखापट्टनम पहला उसका डिस्ट्रॉयर रहा होगा। INS सूरत क्या है, एक डिस्ट्रॉयर है 15B प्रोजेक्ट के अंदर। उसी तरीके से INS विशाखापट्टनम क्या है, ये भी 15B प्रोजेक्ट के अंदर पहला डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। विशाखापट्टनम और सूरत क्या है, डिस्ट्रॉयर है 15B प्रोजेक्ट के अंदर, और नीलगिरी क्या है 17A प्रोजेक्ट के अंदर फ्रिगेट है। और बगासीर ये क्या, लास्ट सबमरीन, सिक्स सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 कलवेरी क्लास स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मतलब लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, नीलगिरी क्या है प्रोजेक्ट 17A के अंदर आता है, ये एक फ्रिगेट है। सूरत क्या है प्रोजेक्ट 15B के अंदर विशाखापट्टनम क्लास का एक डिस्ट्रॉयर है। और बगासीर क्या है 75 क्लास के अंदर एक लास्ट कलवेरी क्लास की सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है, दिमाग दिमाग ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीलगिरी फिर से वही पूछ लिया, नीलगिरी क्या था, मैं भी ऑलरेडी आपको बताया था, 17 क्लास का एक फ्रिगेट है, इस तरीके से दिखाई देता है। और इसमें AI को इनेबल्ड किया गया, AI से इसको इंटीग्रेट कर दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर तो इंडिया काम कर ही रहा है उनको इंटीग्रेट करने की, क्योंकि ये सब हेल्पफुल रहते हैं। INS सूरत, अब उससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन मैं उस टेबल के अंदर बताया था, 15B के अंदर आएगा ये प्रोजेक्ट, 15B के अंदर ये डेस्ट्रॉयर है विशाखापट्टनम क्लास का, AI इनेबल्ड है इसमें भी। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में लॉन्च किया गया था पहलगाम टेरर अटैक के बाद। इसका मेन एम क्या था, 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करना था साइट्स को, पाकिस्तान और POK के अंदर, यूक्रेन इंडिजिनस सिस्टम, ठीक है। इतना आप इससे रिलेटेड पता रहना चाहिए। INS बगासीर अभी मैं बताया था, सिक्स कलवेरी क्लास स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये।
प्रोजेक्ट 75 के अंदर मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड इनको मुंबई के अंदर फ्रेंच के साथ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, फ्रेंच के साथ कोलैबोरेट करके इसको बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट 75। अब इसका एक और एडवांस वर्जन का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहीं पे ही। प्रोजेक्ट 75 आई वो किसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया बना रहा बता, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप कमेंट में तो क्या ही बताओगे। प्रोजेक्ट 75 आई बना रहा है इंडिया जर्मनी के साथ, वो क्या होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, एपीआई उसको इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है। तो आप देखना, गूगल करना, पता चलेगा आपको एक और एडवांस चीज हो सकती है इसमें। ब्रह्मोस मिसाइल जिसको इंडिया ने डेवलप किया है जॉइंटली रसिया के साथ, तो वो किस तरीके की मिसाइल है ये भाई? जो ब्रह्मोस मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको तीनों जगह से, सरफेस, सी, एयर, सब जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस कैसे नाम पड़ा? ये ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्को, उसकी, रसिया की मॉस्कोवा रिवर के नाम पे। ये सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल है, डीआरडीओ रसिया के एनपीओएम जॉइंट वेंचर के साथ बनाया गया है। इस तरीके का दिखाई देता है। नाग MK2 मिसाइल, ये किस तरीके की मिसाइल है? नाग MK2 क्या है कि थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट, मतलब एक बार फायर कर दिया टारगेट लॉक कर लेता है ये, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, LOAL कैपेबिलिटी के साथ। LOAL का मतलब ये आपको फुल फॉर्म आपको पता रहनी चाहिए भाई। LOL का मतलब क्या है कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, मतलब लॉन्च करने के बाद खुद से टारगेट पे लॉक कर लेता है, फायर एंड फॉरगेट थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग MK2। नेक्स्ट MCQ, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राइमरी डिजाइन किसके लिए की जाती हैं? ये पेनिट्रेट करने के लिए जो हैवी आर्मर्ड व्हीकल होते हैं उन सब के लिए, ठीक है। इनको कुछ नाम है, नाग है, हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च होगा, MPATGM, ये मतलब इंसान खुद से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल, ये सेंट एक और नेक्स्ट वर्जन है। तो ये चार तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। हेलिना जिसको ध्रुवस्त्रा भी बोला जाता है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। ये MPATGM मैन पोर्टेबल रहेगा। नाग थर्ड जनरेशन, ये लैंड से होगा तो लैंड होगा, और हेलीकॉप्टर पर होगा हेलिना बोल देंगे इसको, ध्रुवस्त्रा भी बोला जाता है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइड मिसाइल, लॉन्ग रेंज से इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर दिया जाएगा। भार्गव अस्त्रा, जिसको रिसेंटली टेस्ट फायर करके मिलिट्री में मतलब इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो भार्गव अस्त्रा क्या है? एक काउंटर ड्रोन यूएवी सिस्टम है जिसमें माइक्रो मिसाइल्स के साथ, मतलब काफी सारी माइक्रो मिसाइल और माइक्रो रॉकेट्स इंटीग्रेट किया गया है। मतलब दूर से ही जो ड्रोन्स आते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे ड्रोन किसी कंट्री ने इंडिया का टारगेट किए, मल्टीपल एक झुंड आया ड्रोन्स का, तो उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए भार्गव अस्त्र को डिजाइन किया गया है, जो माइक्रो रॉकेट्स के साथ और गाइडेड माइक्रो मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया गया है, भार्गव अस्त्र। जैसे ड्रोन्स का स्वार्म आता है ना, स्वार्म मतलब कि काफी सारे ड्रोन एक साथ, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइक्रो रॉकेट और माइक्रो मिसाइल के साथ, ठीक है। एक प्रलय इंडिया ने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने, टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरी टू अवॉइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब किस तरीके की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है इवेड करने के लिए मिसाइल डिफेंस, मतलब जो रडार वगैरह है उन सबको इवेड करने के लिए किस तरीके की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है? ये करता है भाई क्वाजाई क्वासाई बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, मतलब बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल होती है उससे ये क्या करता है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों की प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है, ठीक है। तो क्वासाई बैलिस्टिक प्रलय, इट मतलब क्या है कि ये बीच में मैन्यूवर कर सकता है फ्लाइट के दौरान, तो जिससे क्या होगा, उनके जो रडार सिस्टम है उनको इवेड कर सकता है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, प्रलय क्वासाई बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। तो जो क्रूज मिसाइल होती हैं, फ्लो करती हैं, जो लो और स्ट्रेट मतलब नीचे जाती हैं और स्ट्रेटली फ्लाई करती हैं, तो उसके अगेंस्ट ये जाएगा, ये ऊपर से, ये मतलब हाई हाइट पे फ्लाई करेगा, और उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी होती है ना जो ग्लाइडिंग की, मतलब क्रूज मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है बीच में मैन्यूवर करने की, उसको भी प्रॉपर्टी को इसने इंटीग्रेट कर लिया है। मतलब ये बीच का है, ना तो ग्लाइड है ये, ना तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ना ये क्रूज मिसाइल है, और ये दोनों की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके इंडिया को एक तरीके से डिफेंस फील्ड में एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये पढ़ लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि भाई ये फिक्स पाथ को फॉलो करती हैं, ग्रेविटी से पैराबोलिक पाथ में जाती हैं, बाद में ग्रेविटी से किसी भी टारगेट करती हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइल। क्वासाई बैलिस्टिक क्या होगी, अभी मैं आपको डिस्कस किया था, ये परफेक्ट पैराबोला में नहीं जाएंगे, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकती है ड्यूरिंग द कोर्स यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रूज मिसाइल।
नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है प्रिलिम मिसाइल जो इंडक्ट करी है इंडिया में। ये अभी मैं डिस्कस किया हूँ आपके साथ ये क्वेश्चन, तो लग रहा है ये बात। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस रेंज की है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर में इसको बताया था। नेक्स्ट, यूरोडोन प्रोग्राम जो चलाया हुआ है इंडिया को, जिसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है, तो उसका मेन पर्पस क्या है? तो भाई उसका मतलब है कोलैबोरेट करके मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल सिस्टम बनाना है। इंडिया को क्या मिला है इसमें? ऑब्जर्वर स्टेटस। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ये अनमैन यूएवी बनाएगा, मेल जिनको बोलते हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस के। तो ये मतलब मतलब इसमें जॉइंट प्रोग्राम किस किस कंट्री का है? जर्मनी और फ्रांस। मैप में देखोगे पास पास दिखाई देंगे। इटली और स्पेन, ये भी पास पास दिखाई देंगे। ये दो कंट्री, ये यूरोप की है चारों कंट्री। ये ऑकर इसको मैनेज करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको लीड कौन करेगा? लीड करेगा एयरबस डिफेंस स्पेस, डसॉल्ट एविएशन और लेनार्डो। ठीक है। डिजाइन किया गया है इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन रिकॉग्निसेंस एम्बिशंस के लिए, जो फ्यूचर पोटेंशियल फॉर आर्म मेरीटाइम इलेक्ट्रॉन सर्वेलेंस रोल के लिए। तो ठीक है, 2027 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट एक्सपेक्टेड है। मेनली क्या है, किस कंपनी किस कंट्रियों के बीच में प्रोग्राम है, कौन उनको मैनेज कर रहा है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोड्यूस कर रही है। यूरोडोन प्रोग्राम ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला है। और ये किस इसमें क्या बनाया जाएगा? मेल यूएवी बनाया जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने इमेज फॉर्म में इसको दिखाया गया है, और ये कम ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर रही हैं। ये सब तीनों कंपनी मिलकर इसको डिजाइन एंड प्रोड्यूस करेंगी। और ये चार कंट्रीज है जिनके साथ ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू था संजय सिस्टम, जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने साथ मिलकर इंडिया ने लॉन्च किया है। तो ये क्या है? बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस के। तो आप अच्छे से रिवाइज करें। पीडीएफ की लिंक मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अच्छे से उसको डाउनलोड करके अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। देखो मेन चीज क्या है, मैं बस बता सकता हूँ, और भी दूसरे एजुकेटर वो भी बता सकते हैं। आपको मेन काम करना, आपको जो मैं मेहनत करके आपके लिए डेटा बनाया हूँ, इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना। मैंने हाईलाइट किए हैं वो सारे पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छे से रिवाइज करो और एग्जाम में अपना बेस्ट देके आना। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब फॉर मोर।